ये बहुत गंभीर बात है। पति या पत्नी का, एक बार फिर से गौर करिएगा, पति या पत्नी का एक संतति होने के बाद या दो संतति होने के बाद उन दोनों का संबंध पति पत्नी का ना होकर के भाई बहन का होना चाहिए, तभी जाकर के व्यक्ति 12वें भाव का सुख भोगेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। पिछली जन्म कुंडली के नवमांस और लग्न चार्ट का एक साथ अवलोकन करेंगे। आइए समझाता हूं सबसे पहले आपके जन्म कुंडली में, पिछली जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह कहां बैठे थे। यहां पे ऐसी स्थिति बन रही है कि कर्क लग्न की कुंडली बनी थी, लग्नेश होते हैं चंद्रमा, वो जाकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठे थे तुला राशि के होकर के। परस्पर ये नीचाभिलाषी थे, इस वजह से स्वास्थ्य को परेशान, माता के स्वास्थ्य को परेशान और सुखों में थोड़ी सी कमतरी दिखाने वाले हो रहे हैं। कारण इसका दूसरा ये भी है क्योंकि 12वें भाव के अधिपति होते हैं बुध, उससे वो दृष्ट हैं, और त्रिक भाव के अधिपति होते हैं बुध, उससे वो दृष्ट हैं। इस वजह से कि जन्म कुंडली के दशम भाव में, गौर करिएगा, इस वजह से कि जन्म कुंडली के दशम भाव में अगर कोई शुभ ग्रह की उपस्थिति हो रही हो तो ये एक प्रकार का योग और बेहतरीन योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कैरियर सेट होता है, दाम्पत्य अच्छा रहता है, कुटुंबजनों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को काम के मामले में भटकना नहीं पड़ता है। अगर दशम स्थान में शुभ ग्रह बना तो, क्योंकि वो लग्नेश है और 12वें भाव के अधिपति से और त्रिक भाव के अधिपति से दृष्ट है, इस वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य विशेषतया कैसा तो सर्दी, विशेषतया कैसा तो चमड़े, विशेषतया कैसा तो हो सकता है कि घाव फोड़ा फुंसी आदि की स्थितियां बने, क्योंकि बुध और शुक्र चमड़े के कारक होते हैं। अब ये तो रही चंद्रमा की बात। अब उसके बाद देखा हमने तो गुरु और राहु यहां बैठे हैं। सिंह राशि के गुरु अति मित्र की राशि में मृतप्राय होकर के बैठे थे। अब आपको गौर करना होगा यहां पे कि अगर द्वितीय भाव में गुरु किसी पापक ग्रह के साथ बैठे हैं और राहु और केतु की स्थिति, यहां गौर करिएगा, बहुत समझाने वाली बात है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु की युति जो है वो राहु के साथ है। अगर राहु की युति, गौर से, अगर राहु की युति द्वितीय भाव में किसी भी राशि में, विशेषतया अगर राहु किसी ऐसी राशि में बैठे हों जो उसमें बैठ करके अपने आप को सुखद और अच्छा महसूस करता हो, जैसे ये सिंह राशि में राहु बैठे हैं और सिंह राशि के राहु अच्छा फल करते हैं, धनु राशि के राहु थोड़े कमजोर फल करते हैं, लेकिन मीन राशि के राहु अच्छा फल करते हैं, वृश्चिक राशि के राहु भी अच्छे फल करते देखे गए हैं अगर मंगल की स्थिति ठीक हुई तो। नवमांस में जैसे कि यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे हैं, ये अच्छा फल करेंगे। तो मैं चर्चा यहाँ ये कर रहा था कि दरअसल इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में अति मित्र की राशि में गुरु बैठे हैं, राहु साथ में है और केतु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के धनागमन की स्थिति बनेगी, व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होने देंगे और सूर्य भी उसमें सुखदाई देंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है अपनी राशि का। शुक्र अगर एकादशवें भाव में स्वराशि का बैठ जाए तो ये व्यक्ति को नौकरी देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा, लाभ देगा, ऐश्वर्य देगा, वाहन का सुख देगा, दाम्पत्य का सुख देगा, विवाह के बाद की स्थिति को अच्छा और मजबूत करने वाला होगा। ये पक्की बात है। ये भाव का फल शुक्र यहाँ पे अच्छे तरीके से देंगे और यही स्थिति यहाँ राहु के साथ गुरु की युति, तो धन भी बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि केतु की दृष्टि अगर धन भाव पे पड़ जाए तो व्यक्ति को गुप्त धनों का विधाता बना देता है, पैतृक संपत्ति का मालिक बना देता है और व्यक्ति थोड़े से मेहनत से ही थोड़ा लाभ पाने वाला हो जाता है, अत्यधिक लाभ मिल जाता है। इनकी स्थिति कुंडली में सारे ग्रहों की, लग्न कुंडली में अगर देखते हैं तो सारे के सारे ग्रह लगभग मृतप्राय और वृद्ध हो रहे हैं और अवस्था के हिसाब से सारे ग्रह ऐसे हुए और पोजीशनिंग के हिसाब से शनि मंगल पंचम भाव को बिगाड़ रहे हैं, सूर्य शुक्र यहाँ पे इस भाव को थोड़ा सा प्रभावित कर रहे हैं और चूंकि लग्नेश होते हैं चंद्रमा, वो एक तरह से 12वें भाव के अधिपति से दृष्ट होने के कारण कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। अब मैं एक एक करके अगर देखूं तो नवमांस में आप सबसे पहले अगर नवमांस में देखेंगे तो यहाँ सूर्य बैठे हैं वृषभ राशि में धनेश होकर के, धन भाव के अधिपति होकर के, जहां 5 नंबर लिखा है, यहाँ के अधिपति होकर के लाभ में बैठ रहे हैं और यहाँ पे वो शत्रुग्रही हो रहे हैं शनि की राशि में 12वें भाव में। अब यहाँ पे सूर्य की स्थिति
लग्न कुंडली से नवमांश में कमजोर बनी, क्योंकि वास्तव में उनकी राशि यहां ऋण भाव में जा रहे हैं। तो उनकी राशि यहां पे द्वितीय भाव में बनी थी तो धनेश होते थे, लेकिन यहां पे वो ऋण भाव के अधिपति हो रहे हैं, तो रोगेश होने के कारण कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर हो जाएंगे। अब पेट में रोग देंगे, नेत्र में रोग देंगे, व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है धन कमाने के लिए, आत्मविश्वास में थोड़ी बहुत कभी कभी कमी या कमजोरी देखी जा सकती है, ये सारी चीजें बनती हैं। बालों की समस्या हो सकती है। मतलब ये दोनों तरीके का फल मिलेगा, क्योंकि वास्तव में सूर्य यहां पे भी तो कमजोर ही हो रहे थे ना, और यहां पे वो रोगेश होते हैं, और रोगेश होकर के 12वें भाव में बैठे हैं शत्रुग्रही होकर के। क्योंकि अगर देखता हूं तो शनि के साथ उनकी मित्रता तो हो रही है, परंतु फिर भी उस भाव का अधिपति व्यय कर रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ी सी वो समस्या जरूर देते हैं। चंद्रमा की बात अगर करता हूं तो यहां वो तुला राशि के होते हैं और नीचाभिलाषी हो रहे हैं। मंगल वक्री थे, इस वजह से पिछले भाव का भी फल कर रहे थे। अब यहां पे अगर चंद्रमा की बात करता हूं तो यहां वो मिथुन राशि के बैठे हैं सुख भाव में, यानी कि भाव से चंद्रमा वर्गोत्तम हो गए। ग्रह वर्गोत्तम सिर्फ राशि से नहीं, भाव से भी होता है। यहां पे भी वो इसी भाव में बैठे हैं और यहां भी वो इसी भाव में बैठे हैं, इस वजह से माता का सुख व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिलने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से माता के साथ चंचलता और स्वभाव में थोड़ी सी ठंडई देंगे और शीतलता देंगे, लेकिन ममत्व की भावना कहीं से भी कमजोर होने वाली नहीं है। कारण क्योंकि इस भाव पे अगर मैं देखता हूं तो किसी भी पापग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और मंगल के साथ चंद्रमा का जो संबंध है वो सुख का बन रहा है, क्योंकि मंगल यहां से चौथे 10वें के संबंध में आ रहे हैं। चंद्रमा को कभी भी देखिए कुंडली में तो मंगल को जरूर देखिए कि वो कहां बैठे हैं। चंद्रमा को कभी देखिए कुंडली में तो गुरु को जरूर देखिए कि वो कहां बैठे हैं कुंडली में, ये बात पक्की है। तो यहां पे अगर चंद्रमा को देखा तो वो किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं हुए, और साथ ही साथ अगर देखता हूं तो मंगल से भी दृष्ट नहीं है, वो भी पापग्रह होता है। शनि से भी दृष्ट नहीं है, सूर्य भी नहीं देख रहे हैं। राहु केतु की स्थिति देखता हूं तो राहु केतु की भी स्थिति नहीं बन रही है, और मंगल के साथ उनकी स्थिति चौथे 10वें के बनने के कारण ये सुख को प्रदायक और सुख प्रदाता बन रही है। इनकी दृष्टि यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को सुख और कैरियर का लाभ मिलेगा। अगर मंगल की बात करता हूं तो मंगल यहां वृश्चिक राशि के स्वराशि के होते थे इस कुंडली में, जो कि कर्क लग्न की कुंडली है। मंगल दशम भाव के और पंचम भाव के अधिपति होते हैं। अष्टम भाव के अधिपति के साथ बैठे थे, इस वजह से अपने भाव को वो थोड़ा सा कम और कमजोर कर रहे हैं, जो कि एजुकेशन के मामले में होगा तो पढ़ाई हो सकता है कि थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा वाला बाधित हो, ऐसा संभव है, क्योंकि शनि मंगल की युति पंचम भाव में पड़ रही है। इस वजह से कि जन्म कुंडली में अगर विवाह मिलाकर के कर लिया जाए तो ठीक होगा। हालांकि इनकी कुंडली में मांगलिक दोष की स्थिति न तो लग्न कुंडली से है और न ही चंद्र कुंडली से है, कहीं से भी व्यक्ति मांगलिक नहीं है। अब आगे स्थिति अगर करता हूं तो जन्म कुंडली में मंगल की चर्चा, तो मंगल बैठे हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव में, और यहां पे वो बैठे हैं मंगल और गुरु दोनों एक साथ, ये शिक्षक योग भी बनता है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल और गुरु का एक साथ संयोग हो जाए जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, और वो भी बुध की राशि में, जो कि वाणी का कारक होता है, तो व्यक्ति आगे चल करके अगर वाणी से संबंधित अगर कोई भी काम करे तो लाभ होगा। क्योंकि सप्तम भाव में वास्तव में दशमांश कुंडली में भी इनकी कुछ स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि व्यक्ति वाणी से संबंधित और एजुकेशन के क्षेत्र में जाकर के कोई काम करना चाहे तो कर सकता है। टेक्निकली अगर कोई काम करना चाहे तो कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में अगर अपना कैरियर बनाना चाहता है क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से वहाँ पे सफलता मिल रही है, क्योंकि व्यक्तित्व में ही मंगल का वास देखा जा रहा है। मंगल की स्थिति यहाँ भी ज्ञान भाव में और यहाँ भी वो प्रतिबिंब बन रहे हैं व्यक्तित्व के, और गुरु के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में और साथ ही साथ उसमें बुद्धि का भी संचार होगा, तीव्रता भी आएगी और संयमन भी होगा। ये तीनों ही चीजें व्यक्ति के सप्तम भाव को अच्छा कर रही हैं। मंगल यहाँ सप्तम भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, जो कि वास्तव में जन्म कुंडली के लग्नेश होते हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति को दाम्पत्य में भी बेहतरी लाएंगे, और यहाँ पे व्यक्ति के दाम्पत्य के साथ साथ इनकम के भी विधाता बनेंगे। व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाएगा किसी भी क्षेत्र की जानकारी का, अपने व्यवसाय में वो तुरंत ही ग्रोथ करने वाला भी संभवतया बन सकता है। यहाँ पे मंगल बैठे हैं तो कभी कभी उग्रता भी देंगे और व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ बनाएंगे। सत्यवादिता का पथ प्रदर्शन कराने वाला व्यक्ति होता है, कभी गलत नहीं बोलेगा, हमेशा सत्य से प्रेरित बोलेगा। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में जब नवमांश में गुरु लग्न को देख रहे हों यहाँ से, तो ये व्यक्ति के दार्शनिक महत्व की स्थिति को बढ़ाने वाला होता है। व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज को देखने का उसका जो नजरिया होगा वो सामान्य लोगों से थोड़ा अलग और भिन्न हो सकता है। ये बात बनती है और बनती भी देखी जा रही है। गुरु का प्रभाव कहीं से भी अगर लग्न पे हो तो श्रेष्ठ है।
गुरु का प्रभाव कहीं से भी अगर पंचम पे हो तो अच्छी है, गुरु का प्रभाव अगर कहीं से भी द्वितीय भाव पे हो तो ठीक है, गुरु का प्रभाव अगर लाभ भाव पे हो तो ठीक है। वस्तुतः वो गुरु किसी अच्छे भाव के अधिपति बनते हो, बस यही शर्त है। यहां वो लग्नेश हो रहे हैं और साथ ही साथ अगर देखता हूं तो वो कुंडली में प्रभाव भी लग्न पे डाल रहे हैं। यहां पे वो धन भाव में बैठे हैं तो यहां से धन का लाभ और व्यक्ति को सदगति से व्यक्ति के धन के खर्च कराने के कारण बनते हैं। तो ये स्थितियां बनी। अब बुध की चर्चा करता हूं तो बुध आपकी कुंडली में 12वें और तृतीय भाव का अधिपति होता है। इन दोनों भावों का अधिपति होकर के केंद्र से दशम में गया, ये एक प्रकार का योग हो गया जो कि बड़ा श्रेष्ठ होता है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कैरियर को लाभ देने वाला और समस्त प्रकार के सुखों का प्रदाता बनेगा। यहां पे अगर बुध की मैं बात करता हूं तो यहां वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के अष्टम में गए हैं। अब विचार करिएगा, बहुत गंभीरता से अगर गौर करें तो नौमांस कुंडली जो कि प्रिय दर्शकों जीवन साथी के लिए ही विचार किया जाता है। और कई बार तो लोग ये भी पूछते हैं कि नौमांस कुंडली कितने वर्ष से एक्टिव होती है। ये गलत सवाल है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए और नहीं ऐसा कहीं पे कोई बताने वाली स्थिति है कि नौमांस एक समय पे जाकर के एक्टिव होती है। वो दरअसल एक ऐसा चार्ट है जो आपके इस चार्ट का पुष्टि करता है कि इस चार्ट में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कितनी मजबूती से नौमांस में उपस्थित है। दरअसल बताने वाले ने किसी और दृष्टिकोण से बताया होगा, समझने वाले किसी और चीज को समझ लेते हैं। नौमांस जो है वो लग्न कुंडली में बैठे ग्रहों की मजबूती और स्थिरता को दिखाता है। नौमांस चार्ट जो है वो किसी एज विशेष में जाकर के एक्टिव नहीं होता है। नौमांस चार्ट एक ऐसे चार्ट के तौर पे जाना जाता है जो सिर्फ व्यक्ति के उत्तरार्ध को बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, व्यक्ति के दाम्पत्य को बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है और ग्रहों के बिल्कुल सूक्ष्म परीक्षण के लिए जाना जाता है। सूक्ष्म परीक्षण जहां करना हो किसी भी ग्रह का तो उसके लिए D9 चार्ट का अध्ययन किया जाता है। बात क्लियर है? अन्यथा ये पूछना बंद करिए और कहीं भी किसी से ना पूछिए कि नौमांस 25 साल के बाद एक्टिव होता है तो 10 साल के बाद एक्टिव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नौमांस हमेशा एक्टिव है और ग्रह आपका महादशा में जहां बैठा है अगर वो कमजोर है और नौमांस में अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे भाव का अधिपति बन रहा है तो अपनी दशा अंतरदशा में वो नौमांस के भी भाव का फल करता ही करता है। आप इसको आजमा के देख सकते हैं। ये बात कभी भी भूलने लायक नहीं है और न ही इसे किसी भी तरीके से इसका लोभन होना चाहिए कि नौमांस है तो इसका अध्ययन जरूरी नहीं है और नौमांस है तो इसकी स्थिति सिर्फ विवाह की स्थिति में ही देखा जाता है। निश्चित रूप से नौमांस का अध्ययन जहां पे चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव और धन भाव ऐसे कुछ ऐसे भाव हैं जिनका विशेषतया अध्ययन हमेशा ही जरूरी होता है और हमेशा ही इसका अध्ययन चाहे किसी भी स्थिति में आवश्यक है, क्योंकि ग्रह सिर्फ यहीं का फल नहीं करता है, वो नौमांस में भी जा करके और नौमांस की भी स्थिति के आधार पर फल करता है। क्लियर है? मैं बुध की बात कर रहा था। यहां पे दरअसल अब समझने वाली बात है, क्योंकि नौमांस जीवन साथी के लिए विशेषतया एक चार्ट अलग से बनाया गया है। तो सप्तम भाव के अधिपति बने बुध और सप्तम भाव का अधिपति किसी भी चार्ट में अगर अष्टम में जा रहा हो तो विशेषतया अगर नौमांस की बात कर रहा हूं, अन्य किसी चार्ट की नहीं, तो सप्तम का अधिपति अगर अष्टम में गया वह वक्री है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के पति के और व्यक्ति की पत्नी के स्वास्थ्य के लिए कमजोर करता है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को देने वाला होता है। इस वजह से मैंने यहां भी कहा है क्योंकि शनि मंगल साथ में बैठ रहे हैं, पंचम भाव को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश भी तो है ना वो, और मंगल एक पापक ग्रह है। पापक ग्रह वक्री हुआ तो थोड़ा मंद होगा, लेकिन फिर भी शनि भी वक्री हैं तो ये दोनों मंद कर रहे हैं तो मंदतर होकर के भी फल को खराब ही करेंगे, क्योंकि सूर्य भी देख रहे हैं ना यहां से और मंगल यहां पे जो बैठे हैं वो सप्तम भाव में बन रहे हैं। और वास्तव में ये एक तरीके से भाग्य भाव के अधिपति, भाग्य भाव में राहु यहां ठीक होते हैं, वृश्चिक के राहु अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य को कमजोर करेगा, मतभेद लाएगा, वो जलाने का काम करेगा, उसमें रुग्णता लाने का काम करेगा, क्योंकि सप्तम भाव का अधिपति बुध आपकी कुंडली में अष्टम में बैठ रहा है। क्लियर है? सप्तम का अधिपति अष्टम में बैठे तो विवाह मिलाकर के ही कर लेना चाहिए, नहीं तो पति या पत्नी या फिर दोनों में से किसी एक के लिए आपको लगातार जो है मेडिकल हॉल पे जाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? अगली बात मंगल के बाद बुध की करी। अब बुध की बात करने के बाद गुरु की करता हूं। गुरु आपकी कुंडली के लिए धन भाव में बैठे हैं, अति मित्र की राशि में। कर्क लग्न की कुंडली के लिए उनको कारकत्व की प्राप्ति होती है क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और धन भाव में जाकर के बैठे हैं। भाग्य भाव के अधिपति का
धन भाव में जाना अच्छा होता है। समझ रही बात। और दूसरी बात कि यहां पे वो ऋणेश भी होते हैं, ऋण भाव के अधिपति का धन भाव में जाना अच्छा होता है, क्योंकि ऋण के अधिपति अगर गुरु बने और वो वापस पांचवी दृष्टि से अगर ऋण भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को शत्रुहंता बनाएंगे, ये मैंने कल भी बात कही थी। और दूसरी बात कि यहां पे अगर हम गुरु को देखते हैं तो गुरु आपकी कुंडली में बैठे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु, एक बात बताता हूं, वस्तुतः गुरु जो है वो आध्यात्मिक सुख के प्रणेता होते हैं। और गौर करिएगा, गुरु आध्यात्मिक सुख के प्रणेता होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति भौतिकवादी बने। गुरु सप्तम भाव में आकर के स्वतंत्र फलदायी होने लगते हैं और करने लगते हैं। विवाह की बात जहां होगी वो जरूर प्रभावित करेंगे, व्यक्ति के विवाह के संबंधों को थोड़ा सा बैलेंस करके रखते हैं। उनका विवाह से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो वास्तव में ज्ञान के कारक है ना, पति के कारक होते हैं, पति के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, धर्म गुरु के कारक होते हैं। पर वास्तव में पति और पत्नी का संबंध दो संतति होने के बाद या एक संतति होने के बाद भाई बहन का हो जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है। पति या पत्नी का, एक बार फिर से गौर करिएगा, पति या पत्नी का एक संतति होने के बाद या दो संतति होने के बाद उन दोनों का संबंध पति पत्नी का ना होकर के भाई बहन का होना चाहिए। तभी जाकर के व्यक्ति 12वें भाव का सुख भोगेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि पति पत्नी का संबंध सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता है, उन्हें मिल करके एक दूसरे के साथ इस जीवन की यात्रा को पूरा करना होता है, और यह बहुत गंभीर बात है। तो गुरु यहां पे सप्तम भाव में आकर के विवाह से थोड़े से स्वतंत्र हो जाते हैं। विवाह के नियम और विवाह के लिए जो नियम बनाए गए हैं क्रमशः उनसे वो तटस्थ हो जाते हैं और एक जगह खड़ा होकर के देखने लगते हैं। मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूं मैं वो बताऊंगा। मैं गुरु के बारे में ये आपको बताना चाहता हूं कि गुरु दरअसल किन चीजों के कारक हैं। वो सुख के कारक हैं, लेकिन भौतिकवादी नहीं। वो सुख के कारक हैं तो आध्यात्मिक। वो इहलौकिक सुख के प्रणेता नहीं हैं, पारलौकिक सुख के प्रणेता हैं। वो उसके लिए जाने जाते हैं दरअसल। तो यहां पे वो व्यक्ति को यशस्वी बनाएंगे, धार्मिक बनाएंगे, व्यक्ति को तीव्र बुद्धि का बनाएंगे। व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिकता से ओतप्रोत होगा, सच्चे और शुद्ध मानसिकता का व्यक्ति होगा, ब्लंट नहीं बोलेगा, बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलेगा, राजनीति नहीं करता है, बिल्कुल क्लियर होता है। ये बात बनती है। शुक्र की बात करता हूं। शुक्र आपकी कुंडली के लिए बनते हैं सुख भाव के अधिपति और 11वें भाव के अधिपति लाभ भाव के, यानी कि सुखेश अपनी राशि में बैठे और 11वें भाव के शुक्र अगर अपनी राशि के बैठे हो तो बेहतर फल करते हैं। ये सर्वोत्तम अच्छा फल करने वाले ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पे शुक्र आपकी कुंडली में मित्र की राशि में बैठे, यहाँ भी वो भाव से वर्गोत्तम हो रहे हैं, यानी कि दो शुभ ग्रह आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हो रहे हैं। एक चंद्रमा भाव से वर्गोत्तम और यहाँ एक शुक्र। ये दोनों ही ग्रह भाव से वर्गोत्तम होने के कारण व्यक्ति की कुंडली में श्रेष्ठता की स्थिति को नवमांश में दिखा रहे हैं। शनि का प्रभाव जहां पंचम भाव पे हर जगह से पड़ रहा है, इस वजह से व्यक्ति के माध्यमिक शिक्षा के समय पे पिता और माता को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कुछ सवालों के उत्तर पे आते हैं। अभी आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है। शनि की महादशा 2020 के 11वें महीने से शुरू होगी और 2020 के 11वें महीने के बाद अगर 2023 के 11वें महीने तक अभी जो स्थिति बन रही है, 2023 के 11वें महीने तक बच्चे को मांसपेशियों का दर्द होगा, थोड़ा चीखेगा, चिल्लाएगा, दौड़ेगा, भागेगा, जिद करेगा और साथ ही साथ थोड़ा जिद भी करेगा। ये बच्ची के ऊपर ऐसी स्थिति मैं देख रहा हूं। दूसरी स्थिति कि 2039 में शनि के बाद बुध आ जाएंगे, जो माता के स्वास्थ्य के ख्याल रखने के लिए और रखने के लिए जाना चाहिए। माता का स्वास्थ्य ख्याल रखें। बच्चे को चमड़ा से संबंधित और चमड़े से संबंधित रोग और व्याधि को देने वाले हो सकते हैं। व्यक्ति के हो सकता है कि जब बड़ी हो जाए बच्ची तो उसके पराक्रम का सुख थोड़ा कम मिले या पराक्रम का लाभ थोड़ा कम मिले। दूसरी बात, इनकी कुंडली में शनि की 7.5 2038 के 10वें महीने में आएगी और वो चलेगी लगभग 2045 तक, 45-46 तक। तो उस दौरान व्यक्ति को कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ,
हनुमान जी का नित्य दर्शन, तिल तेल का दीपक जला करके हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक दिन हनुमान जी का दर्शन हो जाए तो अति उत्तम है। 3 से 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ उस समय के लिए कर लेना चाहिए। ये किसी भी अवस्था में, मैंने बताया मांगलिक नहीं है तो इस बात को छोड़ देना है। ये सारी स्थितियां थी। अब आपकी कुंडली में कुछ अच्छी बातों को बता देता हूं। राहु आपकी कुंडली में अच्छा फल कर रहे हैं। लग्न कुंडली में भी वो सिंह राशि के हो रहे हैं, ये ठीक है। नवमांश कुंडली में भी वो वृश्चिक के हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। दोनों ही जगह से व्यक्ति को धन से समस्या नहीं होगी, व्यक्ति पराक्रम करेगा। एक से ज़्यादा बार व्यक्ति अपने जीवन काल में धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहता है, अपने से बड़े और गुरुजनों का आदर और आशीर्वाद प्राप्त करता है। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन की स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में सूर्य यहाँ एकादशवें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर के बैठे हैं। गुरु और राहु का संबंध द्वितीय भाव में हो रहा है, ये स्थितियां अच्छी बन रही हैं। अगर कभी धन की स्थिति और कमजोर होगी तो वो इस वजह से क्योंकि गुरु थोड़े से मृतप्राय हो रहे हैं। और दरअसल सूर्य भी, जो कि धन के आने के कारण होते हैं और कारक होते हैं, वो आपकी कुंडली में अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। अगले ही दौर में अगर चर्चा करता हूं तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि और चंद्रमा का एक साथ, शनि और मंगल का एक साथ बैठ करके चंद्रमा को प्रभावित करना, ये व्यक्ति के मन को और मानसिक अवसाद की स्थिति को भी कभी कभी दिखाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि व्यक्ति को जैसे ही ये बच्ची बड़ी हो जाए तो इसे शिव जी के मंदिर में प्रत्येक दिन अर्घ देना चाहिए, या सूर्य को अर्घ देना चाहिए, या शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अगर विवाह जब भी करनी हो तो कुंडली के आधार पर मैं समझता हूं कि दक्षिण दिशा की तरफ अगर विवाह करने के लिए जाया जाए तो यह ठीक रहेगा। अगर व्यक्ति की कुंडली को देख करके मैं कहूं तो अगर विवाह की बात बने तो वृषभ राशि का जातक या वृषभ राशि की अगर कोई राशि से अगर विवाह हो तो ज़्यादा उत्तम होगा। साथ ही साथ अगर सप्तमेश बनते हैं शनि और वहां से 7वें भाव में शुक्र, तो अगर वृषभ राशि ही हर जगह से अच्छी बनती देखी जा रही है। आपकी कुंडली का लगभग मैंने प्रत्येक क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है। शुक्र की महादशा व्यक्ति की कुंडली के लिए थोड़ी कष्टदायी होगी। बुध की महादशा व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी परेशानियों को लाने वाला हो सकता है, क्योंकि द्वादशेश और त्रिक भाव के अधिपति होते हैं। महादशा अच्छी तौर पे होगी तो लगभग सभी ग्रहों की थोड़ी सी कम तरी से ही देखे जाने वाली स्थिति बन रही है, क्योंकि सारे ही ग्रह थोड़े से कमजोरी से दिख रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आपके इस कुंडली का विश्लेषण समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल सूर्य ग्रहण लग रहा है, 21 तारीख है कल, सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर में 2:30 से पौने 3 बजे तक। आप अगर चाहें तो विभिन्न राशियों के ऊपर मैंने जो मंत्र जपने को कहा है उसका जप करना शुरू कर देना चाहिए। सूतक काल रात्रि के 10 बजे आरंभ हो जाएगा, उसका ख्याल रखना जरूरी है। स्नान करने के उपरांत आपको जो इच्छा हो उस देवता से संबंधित और उसके इष्ट देव से संबंधित मंत्रों का अवश्य जप करें। कल का कार्यक्रम हो सकता है मैं थोड़ा विलंब से बनाऊं, इस वजह से कल का कुंडली विश्लेषण जो मैं प्रायः 10 कुंडलियों को लेकर के आता था रविवार के दिन, वो शायद न लेकर के आऊं और कोई कम कुंडलियों का लेकर के चयन हो सकता है, जिसमें 5 कुंडलियों को लेकर के आ सकता हूं, या फिर कोई अन्य कार्यक्रम के साथ आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।